एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में प्यारे दोस्त? तो गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। ठीक है, उसमें आपसे जो है आपका सुबह अभी कुछ देर पहले जो है करीब 4 बजे के आसपास आपका जो है सिलेबस अपलोड कर दिया गया था पेपर नंबर 1 का। उसी को जो है स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना। तो ये आज आपकी पहली वीडियो है, पहली क्लास है। ठीक है, उस सिलेबस वाले को अगर छोड़ दिया जाए, इसमें हम प्रश्न वाइज जो है इन चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उनका जवाब आपको किन प्रकार से देना आता है, और उनको हम अच्छे से समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, अभी 1 साल का टाइम है और हम लोग अच्छे से तैयारी इन सारी चीज़ों की कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, शरीर को जो आपकी शरीर है उसको ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है, मतलब विस्तार पूर्वक इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको देनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि ऊर्जा कार्य करने की शक्ति है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? ऊर्जा है वो कार्य करने की शक्ति है। अगर आप कोई कार्य को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आगे आपको लिखना है कि इसकी अभिव्यक्ति एवं माप कैलोरीज के रूप में की जा सकती है। मतलब इसकी अगर आप अभिव्यक्ति करना चाहें या फिर इसको मापना चाहें तो आप कैलोरी के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा यह ईंधन मूल्य की एक इकाई का मानक माप है। क्या मेरे प्यारे दोस्त? ईंधन मूल्य की एक इकाई का क्या है? मानक। मानक मानक का मतलब होता है जो मान लिया जाए, तो ये मानक माप है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा तथा यह ताप को उस मात्रा तक प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये ताप का जो है, ताप को उस मात्रा तक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व का मतलब अगुवाई जिसे कहते हैं, अगर देहाती भाषा में कहें, जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि भैया ऐसा है कि उनके अगुवाई में ये काम हो गया है। ठीक है, तो जब अगुवाई कह सकते हैं तो ये प्रतिनिधित्व करती है वहाँ पे। फिर ठीक है, आगे आपको लिखना होगा जो 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। क्या करती है? जो 1 किलोग्राम पानी होता है उसमें उसका जो ताप है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा शरीर द्वारा ऊर्जा का उत्पादन या व्यय। जो शरीर है वो आपकी जो शरीर के द्वारा, मतलब जो आपकी शरीर है उससे जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, बनती है जो ऊर्जा, और जो ऊर्जा का क्षय मतलब व्यय, सॉरी क्षय कह रहे हैं, व्यय होती है मतलब खर्च होती है। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकताएं तथा भोजन ऊर्जा मूल्य में सभी कैलोरीज के रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या कह सकते हैं, अगर मोटी मोटा देखें तो यहाँ पे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है ऊर्जा जो है ये क्या करती है, ये हमारे ऊर्जा जो है ये कार्य करने की शक्ति है। ठीक है, इसको हम मापना चाहें तो कैलोरी के रूप में माप सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करती है कि यह 1 किलोग्राम पानी का तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि ऊर्जा द्वारा जो शरीर का उत्पादन होता है, जैसे कितना शरीर में ऊर्जा बनी, उसमें से कितना खर्च हुई, हमारे शरीर को कितना ऊर्जा की आवश्यकता है, या भोजन ऊर्जा मूल्य में, ठीक है, मतलब भोजन से हमें कितनी ऊर्जाएँ मिल रही हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है, अगर इनको हम मापना चाहें या अभिव्यक्त किसी के सामने रखना चाहें कि इतना शरीर हमारी शरीर जो है ऊर्जा बना रही है, या इतना हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उन सारी चीज़ों की जानकारी हम कैलोरीज के रूप में देंगे। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा शरीर के ऊतक तथा, क्या मेरे प्यारे दोस्त? शरीर के ऊतकों तथा कोष में ऊर्जा उत्पादन पदार्थ से जो परिवर्तन होता है, जो आपका शरीर है उसमें जो ऊतक पाए जाते हैं तथा जो कोष में ऊर्जा उत्पादन पदार्थों से जो परिवर्तन होते हैं, जैसे आप में ऊर्जा बनती है, जैसे जैसे, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, उससे जो हमारे शरीर में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, हमारे ऊतकों में, हमारे कोषों में, ठीक है, उसे ऊर्जा मेटाबॉलिज्म की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा अक्षारीय ऊर्जा मेटाबॉलिज्म का अभिप्राय शारीरिक विश्राम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन से है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो ये आपका अक्षारीय ऊर्जा मेटाबॉलिज्म है, इसका अभिप्राय हम लेते हैं जब शरीर आपका विश्राम कर रहा होता है, उस अवस्था में जो हमारे परिवर्तन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अक्षारीय ऊर्जा मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, बॉलिज्म कहते हैं। आगे आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त, शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहले हम जानते हैं कि शरीर हमारी जो है उसको ऊर्जा किन किन कारणों से होती है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको नीचे दी गई है। किन किन कारणों से है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यंत्र या इंजन। क्या मेरे प्यारे दोस्त? यंत्र या इंजन
की तरह शरीर को भी कुछ कार्य संपादित करने होते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई यंत्र ले आते हैं, कोई मशीन, ठीक है, या कोई इंजन ले आते हैं। जब इंजन लाते हैं तो वो बिना किसी काम के तो आप लाते नहीं हैं। मान लीजिए आपने पंखा लेकर के आए, तो आप अगर पंखा लेकर के आए हो तो उससे हवा खाने के लिए लाए हो, एसी लाए हो तो ठंडक करने के लिए लाए हो, ठीक है, फ्रिज है तो पानी को ठंड करने के लिए लाए हो। कोई भी चीज़ आप लेते हैं, कोई भी इंजन, कोई भी यंत्र, तो वो किसी न किसी कार्य के लिए लेते हैं। उसी प्रकार जो ये हमारी शरीर है, इसका भी क्या होता है, कुछ कार्य होते हैं और उनको ये शरीर हमारी करती है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, तथा इस कार्य के संपादन हेतु किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो आपकी शरीर कार्य करती है, अगर आप उस कार्य को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी न किसी प्रकार के ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना ऊर्जा की ये शरीर आपकी चल नहीं सकती है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, यंत्र को ऊर्जा की केवल उस समय आवश्यकता होती है जब वह गतिशील होता है, किंतु शरीर को प्रत्येक समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप कोई यंत्र लेते हैं या मशीन लेते हैं या इंजन लेते हैं तो उसको तभी तक आवश्यकताएं होती हैं ऊर्जा की, जब तक वो क्या रहता है, सक्रिय रहता है, जब तक वो चलता रहता है। जैसे आप मान लीजिए इंजन लाए पानी वाला, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि जब तक आप पानी खेत में भर रहे हैं तब तक क्या हो रहा है, आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। चाहे मोटर लगाए हों तो लाइट की, और अगर आपने इंजन लगा रखा है तो आपको डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे ही आपने इंजन को बंद कर दिया, फिर कोई ना डीजल लगने वाला है, ना कोई किसी प्रकार की लाइट लगने वाली है। लेकिन हमारी शरीर ऐसी है कि ये कार्य करे या ना करे, ठीक है। आप लेटे रहो, कुछ भी ना करो, आराम से आराम कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आपको क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, क्योंकि यह एक जीवित प्राणी है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जीवित प्राणी है, तथा यह उस समय तक कार्य करना बंद नहीं करता है जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती है। तो आपका शरीर क्या है, एक जीवित प्राणी है, और ये तब तक काम करता रहता है जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। अब आपको लगता है कि सर जैसे हम लोग सो रहे होते हैं तो उस समय क्या काम होता है आपकी जो शरीर है, आपने भोजन किया है, उनको पचा रही है आपकी शरीर, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप अगर समझ पा रहे होंगे तो आप जैसे कोई स्वप्न वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर भी आप क्रियाशील रहते हैं। डर, ये सारी चीज़ें आपके जितने हैं, आपके शरीर में खून का दौड़ना, आप डायरेक्ट सीधा सांस लेते रहते हैं हरदम, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन का आना जाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो इन सब में जो है कार्य होता रहता है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर आराम कर रहा है, ठीक है, हमें लगता है कि कभी कभी कि जो हमारा शरीर हो क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, किंतु उस समय भी श्वासोच्छ्वास, रक्त प्रवाह, पाचन ग्रंथि संबंधित प्रक्रियाएं आदि जैसे आंतरिक प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे सांस लेना, ठीक है, इसका मतलब हुआ रक्त प्रवाह, मतलब हमारे शरीर में जो खून दौड़ता है, पाचन ग्रंथि मतलब जो हम खाए पी रहते हैं वो भी पचाती है। तो आपको केवल लगता है कि आराम हो रहा है, लेकिन ये सारे कार्य जो हैं उसके साथ में चलते रहते हैं, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, इसके साथ साथ एक न एक प्रकार के बाह्य क्रियाकलाप भी शरीर द्वारा संपादित होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके साथ साथ अगर देखें तो एक ना एक प्रकार के जो है बाह्य क्रियाकलाप, मतलब बाहरी क्रियाकलाप, ये तो हमारे शरीर के अंदर की बात हो गई, शरीर के बाहर के भी क्रियाकलाप जो हैं कुछ ना कुछ होते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी होगी आंतरिक क्रियाकलाप, ठीक है, क्या डालना होगा, आंतरिक क्रियाकलाप, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है बेसल मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्या, बेसल में मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में लिखा गया है तो प्रोनाउंसिएशन में उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। चलिए एडजस्ट करते रहिएगा। हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, ठीक है। वीडियो को ज़रूर देखा करो, चाहे एक ही वीडियो डेली देखो, लेकिन एक वीडियो ज़रूर डेली देख लिया करो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर तब प्रेशर नहीं बनेगा। जब आपके सामने पेपर आ जाता है फिर आप चिंतित हो जाते हो, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इनका जवाब हमें किन प्रकार से देना रहेगा। अच्छा, जब आप लगातार सालों साल ये एक ना एक वीडियो जो हम डालते रहते हैं उनको देखते रहोगे तो आपके दिमाग, जो आपका दिमाग है वो कुछ ना कुछ जो है प्रक्रिया सीख जाता है कि अगर आपके सामने किसी भी प्रकार का प्रश्न आया इससे संबंधित, तो आप उनका एकदम सटीक जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ मिलता जुलता जवाब अच्छे से दे ले जाएंगे, ठीक है। तो इस समय आपको फिर जब आप पेपर देने जाएंगे तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से उनका जवाब दे पाएंगे। चलिए देखते हैं इस प्रक्रिया में जो है क्या होती है। श्वासोच्छ्वास मतलब जो आप सांस लेते हैं, रक्त प्रवाह, पाचन तंत्र ग्रंथि संबंधित मांसपेशियों संबंधी आदि
के कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने हेतु प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब जैसे आप डेली सांस लेते हैं, चाहे आप सो रहे हों चाहे जग रहे हों, आपके अंदर जो है रक्त प्रवाह लगातार चलता रहता है। आप चाहे सो रहे हो या जग रहे हो, ऐसे ही आपकी पाचन क्रिया है। आप चल रहे हैं फिर रहे हैं फिर भी पाचन हो रहा है, और अगर आप सो रहे हैं फिर भी आपका शरीर क्या कर रही है, जो आपने खाया उनको पचा रही है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या होती है, हमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ मात्रा होती है, निश्चित मात्रा दी जाती है, उसमें हमें कैलोरीज की आवश्यकता होती है। इस कार्य हेतु एक प्रौढ़ व्यक्ति को औसतन 1700 कैलोरी की आवश्यकता होती है तथा प्रौढ़ महिला को 1400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रौढ़ का मतलब आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि प्रौढ़ का मतलब हुआ, जैसे आप यहाँ पे कहते हैं कि कौन सा एक शब्द यूज करते हैं, मैच्योर। ठीक है, मैच्योर शब्द आप यूज करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसी को प्रौढ़ कहा जाता है हिंदी में। तो अगर एक नॉर्मल आदमी जो 20 साल से ऊपर है, ठीक है, और मान लीजिए 40 साल से अंदर है, ये जो प्रौढ़ता होती है, इसमें जो है आदमी जो होता है, आदमी को 1700 कैलोरी और औरत को 1400 कैलोरी, ठीक है, लेडीज़ को 1400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये जो हमारे आंतरिक क्रियाकलाप हैं इनको करने के लिए। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य प्रौढ़ व्यक्ति के लिए शरीर के भार के प्रत्येक किलोग्राम के लिए प्रतिदिन प्रति घंटा 1 कैलोरी की आवश्यकता होती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर दूसरे शब्दों में देखें तो हम कह सकते हैं, जो एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति होता है उसके लिए जो शरीर के भार, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शरीर के भार के प्रत्येक किलोग्राम, जितने भी आपका भार हो, मान लीजिए आप 80 किलो के हैं, 30 किलो के हैं, 45 किलो के हैं, 50, 60, 55, 72, 73 जो भी हों आप, ठीक है, उसमें प्रत्येक किलोग्राम के लिए प्रतिदिन प्रति घंटा, ठीक है, 1 कैलोरी की आवश्यकता होती है। मतलब आप मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा वज़न अभी जो है वो 70 किलो के आसपास है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे 70 कैलोरी की क्या होगी, 70 कैलोरी की ऊर्जा 70 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता हमें प्रति घंटा प्रतिदिन रहती है। मतलब रोज़ और रोज़ एक एक घंटे में हमें जो है हर घंटे 70 कैलोरी ऊर्जा आवश्यक होती है। साथ में ही साथ 1700 कैलोरी ऊर्जा जो है वो अलग से चाहिए होती है। ठीक है, चलिए आगे आपको जो है हेडिंग डालनी होगी बाह्य क्रियाकलाप। ठीक है, बाह्य क्रियाकलाप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा कि आंतरिक क्रियाकलाप के अलावा शरीर की मांसपेशियों संबंधित क्रियाकलाप के लिए, संबंधित क्रियाकलापों के लिए भी ऊर्जा आवश्यक के रूप में चाहिए। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि आपकी जो आंतरिक क्रियाकलाप हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद भी जो है, जो हमारी शरीर की मांसपेशियां हैं उनसे संबंधित क्रियाकलाप के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ भी होती है। ठीक है, क्रियाकलापों के स्वरूप, क्रियाकलापों के स्वरूप, एक मिनट इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें। क्रियाकलापों के स्वरूप के अनुसार प्रतिदिन की आवश्यकताओं में अत्यधिक अंतर हो सकता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो जो हमारी क्रियाकलाप है उसके अनुसार अगर देखें तो हमारी जो रोज़ की आवश्यकता है ऊर्जा की, उसमें थोड़ा बहुत अंतर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें हमें अत्यधिक अंतर हो सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल सकता है। मान लीजिए आपने खेत की गोड़ाई की, ठीक है, अभी आपने उस दिन ज़्यादा मेहनत की तो उस दिन आपको ज़्यादा कैलोरीज़ की ऊर्जा, मतलब ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब मान लीजिए किसी दिन आप केवल टहलते घूमते रहे, आराम से खाए पिए लेटे, तो उस दिन आपको कम कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे यहाँ पे कह सकते हैं, लिखा है कि शांत बैठे रहने की अपेक्षा कमरे में घूमने पर दुगना कैलोरी की आवश्यकता होती है, किंतु यदि तेज़ी से घूमा जाए तो 3 गुना कैलोरी की आवश्यकता होती। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे अगर आप बैठे हैं आराम से, तो आपको क्या होगी, और आप मान लीजिए उसी कमरे में जो है थोड़ा बहुत टहल घूम रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं, बस घूमते चलते रहें, चल रहे हैं, तो जितना आपको बैठने में ऊर्जा लगती है उससे 2 गुना ऊर्जा जो है आपको चलने में लगेगी। और आप अच्छी खासी स्पीड में जो है थोड़ा तेज़ किसी कार्य को कर रहे हैं या टहल घूम रहे हैं तो आपको 3 गुना कैलोरी ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग आपकी होगी कि भोजन ऊर्जा के स्रोत के रूप में। ठीक है, भोजन जो होता है वो हमारे ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है, इसी से हमें ऊर्जा प्रदान होती है। तो देखते हैं किस प्रकार से।
इस हेडिंग में आपको लिखना होगा बहुत ही क्षणिक समय के लिए शरीर ऊर्जा के लिए स्वयं के ऊतकों को जला सकता है। मतलब कह रहे हैं कि बहुत ही क्षणिक, क्षणिक का मतलब होता है बहुत थोड़ा, ठीक है। थोड़े समय के लिए जो हमारा शरीर है वो ऊर्जा के लिए क्या करता है, स्वयं के ऊतक, हमारे शरीर के अंदर जो ऊतक पाए जाते हैं उनको जला सकता है। जैसे आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि आपको बहुत तगड़ी भूख लगी है, ठीक है, आपने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, तो आपको लगता होगा कि भाई जैसे ये हमारी शरीर कुछ धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही। तो हमारे अंदर के जो ऊतक होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनको शरीर जलाता है, क्योंकि आप काम करना बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा कहीं से आ नहीं पा रही है। जैसे आप भोजन करते तो ऊर्जा मिलती, लेकिन ऊर्जा तो कहीं से नहीं आ रही है, लेकिन आप काम करना भी नहीं बंद कर रहे हैं, तो ऊर्जा तो चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए आपकी शरीर क्या करती है, ऊतकों को जलाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, किंतु यदि यह क्रम अत्यधिक समय तक रहा तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अवांछित होगा। मतलब कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहीं, आप ज़्यादा दिन तक ये करते रहे, नहीं भोजन, पूरा भोजन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, और काम अच्छा खासा कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, स्वास्थ्य के रूप में अवांछित, मतलब बीमार हो जाएंगे, ठीक है, अगर एक शब्द में कहें। आगे आपको लिखना होगा, इस कार्य को भोजन के द्वारा ही संपादित होना चाहिए। मतलब जो भी आप कार्य करते हैं और ऊर्जा बनाना वाला जो है, तो इसमें आपको नॉर्मली डेली का भोजन जो है वो अच्छे से लेना चाहिए, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, विभिन्न भोज्य पदार्थों में जो कार्बोज वसा होते हैं वह शरीर के लिए ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारे बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं उसमें जो हमारे कार्बोज पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं, यही हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, ऊर्जा को स्रोत होते हैं। इन्हीं से हमें ऊर्जा क्या होती है, प्रदान होती है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि भोज्य पदार्थ किस मात्रा में कैलोरी प्रदान करते हैं, ठीक है, या भोज्य पदार्थ की क्या संगठन एवं रचना है, तथा हमारा शरीर उपयोग किस प्रकार करता है पर निर्भर करता है। सामान्यतः जिन भोज्य पदार्थों में वसा की मात्रा अधिक होती है तथा जल की मात्रा कम होती है, ठीक है, इनमें कैलोरीज अधिक संख्या में प्राप्त होती है, ठीक है। जिन भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा अधिक होती है उनमें कैलोरीज की मात्रा कम प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पे इनके कहने का यही है। हो सकता है जो इस तरीके से पढ़ें इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको हम अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, मतलब जो आप भोजन उठाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, कुछ भी आप पूड़ी पराठा जो भी कुछ खाते हो, ठीक है, उसमें भोज्य पदार्थ किस मात्रा में कैलोरी प्रदान करते हैं। जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो हमें किस मात्रा में कैलोरी प्रदान करते हैं, यह भोज्य पदार्थ की क्या संगठन एवं संरचना है, तथा हमारा शरीर उपयोग किस प्रकार करता है, ठीक है। मतलब ये हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं कि ये हमें कौन से भोजन किन प्रकार से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान कराते हैं। तो ये निर्भर करता है मेरे प्यारे दोस्त कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है, उसमें हमें ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं, ठीक है, उसमें हमें ज़्यादा कैलोरी मिलती हैं। और जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है और वसा की मात्रा कम होती है, उनमें हमें क्या होती है, कम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती हैं, ठीक है, क्या कैलोरी की मात्रा कम होती है। आगे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मक्खन, मलाई, खमीर, वसा युक्त मांस आदि भोज्य पदार्थ कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। मतलब ये सारे जो हैं मक्खन, मलाई, खमीर, वसा युक्त मांस, इन सारी चीज़ों में जो है कैलोरीज क्या होती हैं, ज़्यादा पाई जाती हैं। कम नमी वाले भोज्य पदार्थ जैसे मटर, सूखा मेवा, ठीक है, साग सब्जी, दूध, मांस, ठीक है, दालें आदि में मध्य श्रेणी की कैलोरी पाई जाती है। मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल कैलोरीज पाई जाती हैं इन सारी चीज़ों में। किन में तो आप मटर, सूखा मेवा, ठीक है, साग सब्जी में, दूध, मांस, दाल, इन सब में बस थोड़ी बहुत पाई जाती है, नॉर्मल में, मतलब मीडियम में पाई जाती हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उसके खाने से मनुष्य में मोटापा आता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कोई भी भोज्य पदार्थ, जैसे बहुत लोग कहते होंगे ये खाओ मोटे हो जाओगे, ठीक है, तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि इन चीज़ों के खाने से आप मोटे हो सकते हैं, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, सामान्य से अधिक भार अत्यधिक कैलोरी का दुष्परिणाम है, चाहे वे किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो आपका शरीर बढ़ जाता है, शरीर का वजन बढ़ जाता है, उसका केवल एक ही कारण है कि आपकी जो शरीर है, जितना उसको कैलोरीज की आवश्यकता होती है उससे कहीं ज़्यादा वो कैलोरी डेली पा रही है, और आपकी उतनी कैलोरी ऊर्जा खर्च नहीं हो पा रही है, इसलिए आपका शरीर क्या हो रहा है, धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है और आपका वजन बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको उनके लिए व्यायाम
करना होगा, कसरत करना होगा, रनिंग वगैरह करनी होगी, जिससे आपकी क्या हो, ऊर्जा का क्षीण हो, जितनी कैलोरी आती हैं, जितना आपको मिलती है, उन सारी कैलोरीज का उपयोग हो सके, तभी आपका वज़न जो है वो कम हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना होगा कि वैज्ञानिक ऑक्सी कैलोरोमीटर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वैज्ञानिक ऑक्सी कैलोरोमीटर के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कार्बोज, वसा तथा खाद्यान्न जलने पर जितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, जितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह ज्ञात हुआ है कि कार्बोज, वसा तथा भोज्य पदार्थ की संख्या क्रमशः 4.1, 9.49 तथा 5.65 कैलोरीज प्रति ग्राम प्राप्त हुई है। ठीक है, कैलोरी मूल्य के अंकों के अनुसार यह कार्बोज, वसा, खाद्यान्न के लिए क्रमशः 4 और 9 तथा 4 कैलोरी प्रति ग्राम है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपकी वैज्ञानिक ऑक्सी कैलोरोमीटर के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि जो कार्बोज है, ये वसा है, आपके जो खाद्यान्न हैं, ये जलने से जितनी ऊर्जा प्रदान कराते हैं, मतलब जितनी भी ऊर्जा प्रदान कराते हैं, ठीक है, आगे लिखा है कि यह ज्ञात हुआ है कि कार्बोज, वसा तथा खाद्योज, ठीक है, की संख्या किस प्रकार से रहती है। जैसे आप कह सकते हैं कि कार्बोज 4.1, ठीक है, उसके बाद आपका जो है दूसरा वसा ये रहेगा 9.49, ठीक है, और जो आपका खाद्योज है ये 5.65 कैलोरीज प्रति ग्राम प्राप्त हुई है। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। आगे आप ये भी कह सकते हैं कि कैलोरी मूल्य के अंकों के अनुसार यह कार्बोज, वसा तथा खाद्यान्न के लिए क्रमशः 4, 9, 4, मतलब पॉइंट हटा के अगर आप बात करना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कैलोरी प्रति ग्राम है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।